गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है सारा का सारा वीडियो, जिसमें डीएचए, एमओएस, हाथ, ओएमएस, बी, एमओपीएच, एनएचआरए, प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सारे के सारे वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। थोड़े लंबे टाइम के बाद में वीडियो ला पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चलता है, ड्यूटी भी करना होता है। ठीक है, तो प्लीज डोंट माइंड। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए। While caring for a patient in the post-anesthesia care unit, a nurse planned to keep the patient warm. What is the most important reason for this action? तो इसका करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन डी, टू डिक्रीज पेशेंट एंजाइटी। यानी कि वहां पे पूछा था कि पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर पेशेंट को वार्म रखने का मेन रीजन क्या है। तो वहां पे मेन रीजन है कि उसका उसकी एंजाइटी को डिक्रीज कर। ओके, तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। While caring for a patient in the post-anesthesia care unit (PSU), a nurse observed that the onset of rapid breathing, cyanosis, and narrowing blood pressure. The nurse should plan to option देखें, A. Turn the patient to the right side. Option B. Administer intravenous fluids. Option C. Administer bolus glucose. Option D. Suction the airway. इसमें क्या पूछा है? पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में पेशेंट है, वहां पे पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर है। ठीक है, जहां पे उसको क्या हो रहा है? रैपिड ब्रीथिंग हो रहा है, साइनोसिस। पहले भी मैंने बताया कि जहां भी साइनोसिस आ जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी, एंड नैरोइंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, नैरोइंग ब्लड प्रेशर है। तो ऐसे और साइनोसिस के जहां भी बात आ जाता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, डिक्रीज ऑफ O2। ठीक है, उसकी वजह से ब्लू स्किन होने लगती है। ठीक है, स्किन ब्लू होने लगती है, उसको बोलते हैं साइनोसिस। तो ऐसी वाली कंडीशन में सबसे पहले देखेंगे हम कि उसको जो सक्शन एयरवे है, उसको सक्शन करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी करेंगे, देंगे उसको सक्शन द एयरवे। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Next question, second number. A 45-year-old patient was admitted in the medical ward to rules palate appearance less than appropriate, pain in the right upper quadrant, dark wine and gray colored for look 4 days. He diagnosed as having hepatitis C and was diagnosed from the hospital when his condition got stable. He was giving the advice to take medication regularly. What should be the nurse prime focus in the diagnosed teaching for the patient? Option देखें, A. Understanding of the disease. Option B. Dietary counseling. Option C. Action and exercise. Option D. Family support. एक 45-year-old पेशेंट है जो अपने पास एडमिट है, कहाँ पे? मेडिकल वार्ड। ओके, अपने पास मेडिकल वार्ड में एडमिट है टू रूल प्लेट अपीयरेंस, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट, पेन इन, कहाँ पे पेन, कहाँ पे पेन एंड अप्रोक्वाटेड, एंड रेड वाइन एंड ग्रे कलर्ड लुकिंग है। ठीक है, उसको डायग्नोसिस, पहले डायग्नोसिस हुआ था, उसको डायग्नोसिस हुआ हेपेटाइटिस ए एंड वाज डायग्नोस्ड फ्रॉम हॉस्पिटल एंड कंडीशन गॉट स्टेबल। अभी है जो स्टेबल है वो। ठीक है, गॉट स्टेबल। हिज वाज द एडवाइस टू टेक मेडिकल, उसको एडवाइस किया गया था कि रेगुलर मेडिकेशन लेनी है। ठीक है, इसमें पूछा कि व्हाट शुड द बी नर्स प्रायर टू फोकस, किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करेगी डायग्नोस टीचिंग ऑफ द पेशेंट, यानी कि इसके अंदर किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगी नर्स। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, तो इसमें किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा वो होगा कि पेशेंट है वो इस डिजीज के बारे में समझा है कि नहीं समझा, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
3 number, while caring for a patient in the post anesthesia care unit PSU who was developed hypovolemic shock, a nurse should position the patient. Option देखें, A with the head of the bed elevate 45 degree. Option B in tendelbach position. Option C flat with leg elevated. Option D completely flat. देखिए अब इसमें क्या पूछा है, एक पेशेंट की केयर कर रही है, एक नर्स है पेशेंट की केयर कर रही है जो क्या है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर है, ठीक है। और उसको क्या डेवलप हुआ, हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हुआ है। हाइपोवोलेमिक शॉक में कौन सी पोजीशन देते हैं, ये इसको ध्यान में रखो। हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक में कौन सी पोजीशन देते हैं, ये मैंने पहले भी बता चुका है क्वेश्चन। और पूरी पोजीशन के बारे में मैंने वो पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पूरे पोजीशनिंग के बारे में देख सकते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक है, उसके अंदर दिया जाता है टेंडलबर्ग पोजीशन, ठीक है। टेंडलबर्ग पोजीशन वहां पे देंगे, क्लियर। यदि टेंडलबर्ग पोजीशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, टेंडलबर्ग पोजीशन यहाँ पे नहीं होता है तो यहाँ पे इसको ए को भी हम करेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन टेंडलबर्ग पोजीशन दिया हुआ है तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, a 60-year-old woman present to the emergency department triage unit with labored breathing. She appears anxious and sweating profusely across the forehead. The symptoms had begun suddenly 1 hour before. The jugular vein appears distended and she has a productive cough. Auscultation and respiration are wet and do not clear with coughing. Which nursing diagnosis is most appropriate? Option देखें, A ineffective airway clearance. Option B effective breathing pattern. Option C impaired gas exchange. Option D पेन इन चेस्ट। 60-year-old वुमेन अपने पास जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपने पास आई है ट्राइज एरिया में, ठीक है। तो उसको क्या है, लेब्रिंग ब्रेथ है एंड सी अपीयर्स एंजियस, एंजियस है, उसको स्वेटिंग आ रहा है। स्वेटिंग कहाँ पे आ रहा है, फोरहेड पे, ठीक है। फोरहेड पे बहुत सारा स्वेटिंग आ रहा है। सिम्टम्स है बिगिनिंग सडनली 1 hour बिफोर, 1 घंटे पहले उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके जुगुलर वेन है अपीयर हो रही है डिस्टेंडेड, ठीक है, जुगुलर वेन है वो डिस्टेंडेड है, ठीक है। एंड प्रोडक्टिव कफ, उसको क्या है, प्रोडक्टिव कफ है, अस्कल्टेशन है एंड रेस्पिरेशन है, और रेस्पिरेशन है नॉट क्लियर एंड विद कफिंग, ठीक है, साथ में उसको कफिंग भी आ रहा है। तो ऐसे वाले कंडीशन में नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, ये पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा सबसे प्रायोरिटी किस चीज को देंगे हम, मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस किसको देंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस क्या होगा इसमें, ये पूछा है। देखिए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस है, सबसे ज्यादा देंगे हम रेस्पिरेशन को प्रायोरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, अब देख पा रहे हो ये वाला ये तीनों ऑप्शन सेम सेम है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ठीक है। यदि इन तीनों में से एक मिलता है, तीनों में से एक मिलता है तो हम उसको प्रायोरिटी दे देंगे, लेकिन यहाँ पे तीनों ही मिले हैं हमें या दो भी मिलते हैं तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस को हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए पेशेंट हु हैड एब्डोमिनल सर्जरी is in the post anesthesia care unit PSU, which of the following nursing diagnosis take priority? कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस देना है जो जिसको प्रायोरिटी देंगे। ऑप्शन ए इनफेक्टिव एरिया क्लियरेंस, बी डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, ऑप्शन सी रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ऑप्शन डी एक्यूट पेन, किसको प्रायोरिटी देंगे। अभी इतनी देर से दो क्वेश्चन आ गए हैं इससे रिलेटेड, ऐसे वाले पीएचयू में पेशेंट है अपने पास, ठीक है, पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट के अंदर अपने पास पेशेंट है जिसकी क्या हुआ है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है। तो इसमें किस नर्सिंग डायग्नोसिस को हम प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रायोरिटी किस चीज को देंगे।
ये बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे वाले कंडीशन में हम एयरवे क्लियरेंस को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस को। ठीक है, next question 6 number. A 21-year-old who was diagnosed with diabetic mellitus type 1 4 months ago presents to the clinic for routine examination. She reports that her diabetic diet is too difficult to follow with her busy university schedule. Although she feels her symptoms are mild, she is unsure if the diabetic well controlled. Which test would most likely confirm if the well controlled? ऑप्शन देखिए, ए फिंगर स्टिक ग्लूकोज, ऑप्शन बी फास्टिंग ब्लड शुगर, ऑप्शन सी यूरिन ग्लूकोज, ऑप्शन डी HbA1c। यहाँ पे देखिए 21-year-old पेशेंट है अपने पास जिसको डायग्नोसिस हुआ है डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 हुआ है कब? 4 months एगो, 4 महीने पहले। क्लिनिक में आई है रूटीन एग्जामिनेशन के लिए और वो रिपोर्ट करी है डायबिटिक डाइट है वो टू डिफिकल्ट है। ठीक है, उसको फॉलो करना टू डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या है, बिजी शेड्यूल चल रहा है, यूनिवर्सिटी बिजी बिजी शेड्यूल चल रहा है। एंड ऑल्दो फील हर सिम्टम्स माइल्ड, उसके सिम्टम्स है माइल्ड आ रहे। ठीक है, और डायबिटीज इज वेल कंट्रोल्ड, अभी डायबिटीज है वो वेल कंट्रोल्ड है। ठीक है, अभी कंट्रोल में है। तो ऐसे वाले कंडीशन में कौन सा इन्वेस्टिगेशन या कौन सा टेस्ट किया जाएगा? डायबिटीज कंट्रोल है तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा, ये पूछा है। बताइए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? डायबिटीज है, डायबिटीज टाइप 1 है, और डायबिटीज टाइप 1 है तो ऐसे वाली कंडीशन में कौन सा किया जाएगा, कौन सा टेस्ट है वो जो किया जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे किया जाएगा HbA1c। ठीक है, यहाँ पे HbA1c टेस्ट है जो उसके लिए किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। While the nurse is administering a large volume enema, the patient complains of cramping. The nurse should ऑप्शन देखें, A gently massage the abdomen, option B elevate the head of the bed, option C lower the fluid container, option D increase the flow rate। पेशेंट है जिसको लार्ज वॉल्यूम एनिमा दे रहे हैं, एनिमा की एक लार्ज वॉल्यूम दी जा रही है, तो ऐसे वाले पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है, क्रैम्पिंग की कंप्लेन कर रहा है। तो ऐसे वाले कंडीशन में नर्स है वो क्या करेगी, ये पूछा है। बताइए ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या करेगी? ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या करेगी? देखिए लार्ज अमाउंट में है वो जो एनिमा दे रहे हैं, वो उसकी वॉल्यूम है वो लार्ज है जिसकी वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो ऐसे वाले कंडीशन में जो कंटेनर है, फ्लूइड कंटेनर है, उसको लोअर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, लोअर द फ्लूइड कंटेनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ए होम केयर नर्स चेंज द ड्रेसिंग ऑफ ए पेशेंट who has a chronic lower leg ulcer and a history of left swelling. Left the wound bed is 3 centimeter diameter, red in color and covered with fibrous yellow tissue. What type of ulcer is most likely? Option देखिए, A neuropathic, option B decubitus, option C arterial, option D venous। एक होम केयर नर्स है वो ड्रेसिंग चेंज कर रही है जिसको क्रोनिक लेग अल्सर है। ठीक है, क्रोनिक लेग अल्सर है।
ठीक है। इसको हिस्ट्री है लेफ्ट स्वेलिंग की, ठीक है। वुंड है वो 3 सेंटीमीटर है, जिसका वुंड है जिसका डायमीटर क्या है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है। एंड उसका कलर का रेड कलर है, ठीक है। रेड कलर है प्लस वो किससे कवर है, फाइब्रस येलो टिश्यू से कवर्ड हुए। तो ये किस टाइप का अल्सर है, इसको कौन सा अल्सर बोलेंगे। यानी कि मान लो कि ये फुट है, यहाँ पे मान लो कि एक अल्सर हो गया है, इसका कलर है वो रेड है और कवरिंग है वो येलोविश है, ठीक है। येलो फाइबर्स कवरिंग है, ठीक है। येलो फाइबर इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसको डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये किस टाइप का अल्सर होगा, ये पूछा है। तो ये होगा वेनस अल्सर, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेनस अल्सर। Next question, 9 number. A home care nurse make a follow-up visit to a patient who recently suffered a cerebrovascular accident. The patient is mobile and able to perform activities of daily living. However, the patient has no sleeping and has lost weight due to lack of appetite. The patient also feels overwhelmed with sadness. Which of the following is the most appropriate evaluation? Option देखें, A. Patient progress is as expected and no further intervention is necessary. Option B. Patient needs intervention for depression. Option C. Patient needs referral to a nutrients. Option D. Patient needs sleeping medications. एक होम केयर नर्स है जो फॉलो अप कर रही है एक पेशेंट को, ठीक है, जो रिसेंटली सफर फ्रॉम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट से सफर कर रहा है पेशेंट। पेशेंट है, मोबाइल है एंड एबल टू परफॉर्म एक्टिविटी है, ठीक है। जो डेली लिविंग एक्टिविटी है, जो डेली लिविंग एक्टिविटी है वो खुद से कर सकता है। however the patient has no sleeping and क्योंकि पेशेंट है वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है एंड वेट लॉस हुआ है, किसकी वजह से, लेक ऑफ एपेटाइट की वजह से, ठीक है। एंड पेशेंट आल्सो फील्स ओवरवेलमेंट फील कर रहा है एंड सैडनेस, ठीक है। भारीपन फील कर रहा है, सैडनेस फील कर रहा है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन क्या होगा, इस ऐसे वाले कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन है वो क्या होगा, बताइए। ऐसे वाले कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन है वो क्या होगा पेशेंट का। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट मोबाइल है एंड एक्टिविटी कर रहा है, बट उसके अच्छे से सो नहीं पा रहा है, सैडनेस है, ओवरवेलमेड है एंड लेक ऑफ एपेटाइट हो रही है, ठीक है। टेंशन हो गए, जाहिर सी बात है कि डिप्रेस्ड हो रहा है पेशेंट, ठीक। सारे डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे वाली कंडीशन में करेक्ट आंसर है यहाँ पे होगा अपना ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेशेंट नीड इंटरवेंशन फॉर डिप्रेशन, क्योंकि सारे सारे सिम्टम्स डिप्रेशन से आ रहे हैं। ओके, क्लियर। Next question, 10 number. A nurse on the oncology unit is planning care for several children who are terminally ill. Which of the following should be included in the plan of care of a child who practices Catholicism? Option देखिए, A. Closing. Option closing the eye as death approach. Option B. Offering the sacrament of the sick. Option C. Discussing arrangement. Option D. Notify the crematory. एक ऑन्कोलॉजी यूनिट, एक नर्स है जो ऑन्कोलॉजी यूनिट में प्लान कर रही है कि सेवरल पेशेंट के लिए हु आर टर्मिनली इल है। The following should the plan for the care and the child who practices of कैथोलिज्म। कैथोलिज्म एक रिलीजियस, ठीक है, ये रिलीजियस है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है आ, वो होगा अपना ऑप्शन बी,
ऑफरिंग स्क्रेमेट ऑफ द सिक। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ए कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्स विजिट ए पेशेंट हु हैड cerebrovascular accident. The patient is at risk for a deficient volume due to voluntary reduction intake fluid to avoid the use of the bathroom. The nurse educates the patient on the importance of drinking fluid and maintain hydration. Which of the following indication that the efficacy of the nursing intervention? Option देखिए, A. Moist mucous membrane. Option B. Amber color urine. Option C. Respiration of 35. Option D. Tachycardia. एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, विजिट कर रही है एक पेशेंट को। वही आ गया फिर से, सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट का एक पेशेंट है जिसका रिस्क ऑफ डेफिशिएंट वॉल्यूम ड्यू टू वॉलेंटरी रिडक्शन ऑफ इनटेक फ्लूइड, क्योंकि वो बाथरूम जाने से अवॉइड, बाथरूम यूज करने को अवॉइड करने के लिए यूज करने का अवॉइड करने के लिए फ्लूइड है वो इनटेक बहुत कम कर रहा है, तो इसका उसको रिस्क है। द नर्स एजुकेट द पेशेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ फ्लूइड। जिनकी नर्स है उसको एजुकेट कर रही है कि वो बार बार फ्लूइड को इनटेक करे, तो इसमें ताकि वो हाइड्रेट रह सके। तो इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एफिकेसी ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन की एफिकेसी को इंडिकेट करने वाला ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन है जो एफिकेसी को इंडिकेट करता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन है जो एफिकेसी को इंडिकेट करता है? तो यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन ए, मोइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, जो इंडिकेट करता है कि पेशेंट हाइड्रेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए पेशेंट अंडरवेंट गैस्ट्रिक प्रोसीजर, द नर्स प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड an hour after the operation the patient's face become pale and she is distressed. She reports feeling nauseous and requests a vomit bowl. The nurse notes that she frequently pushes the button on of the patient control analgesia pump. ऑप्शन देखिए, ए चेक द पेटेंसी ऑफ द nasogastric tube. ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ए पोस्ट ऑपरेटिव एंटीएमेटिक. ऑप्शन सी डिक्रीज लॉक आउट पीरियड ऑन द पंप. ऑप्शन डी असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक पेशेंट है जिसको गैस्ट्रिक सर्जरी हुआ है, ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है जिसका, एंड नर्स उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करवा रही है एन आवर आफ्टर ऑपरेशन। पेशेंट है वो बिकम पहले, ठीक है, पहले हो गया एंड डिस्ट्रेस्ड है, ठीक है, और वो रिपोर्ट कर रहा है नोजियस एंड वोमिटिंग पाउ, ये वो रिपोर्ट कर रहा है। तो इसमें कुछ का, और द नर्स नोट्स दैट शी फ्रीक्वेंटली पुश द बटन ऑफ द कंट्रोल एंड एनाल्जेसिया पंप। तो ये किस वजह से हो सकता है? पहले हो गया क्लियर एंड डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, तो ये किस वजह से हो सकता है? सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे जितने ऑप्शन है इनमें से सबसे पहले क्या चेक करें? तो यहाँ पे सबसे पहले है वो चेक करेंगे पेटेंसी ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेक द पेटेंसी ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गया है, तो उसके पेटेंसी को चेक करेंगे सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, व्हेन गिविंग पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस a patient who had abdominal surgery, all of the following regarding wound healing are true except. ऑप्शन देखिए, ए अवॉइड टाइट बेल्ट एंड क्लॉथ्स विद seams that may rub the wound. Option B, pain medication may affect ability to drive. Option C, irregular bowel habits can be expected. Option D, bathing to soak abdomen in preferred. एक पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज पेशेंट जा रहा है, जिसका ऑपरेशन हुआ था वो डिस्चार्ज जा रहा है,
जिसको क्या हुआ था, एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी। तो इसमें पूछा कि सारे के सारे वुंड हीलिंग के रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग वुंड हीलिंग, सारे के सारे ऑप्शन है वुंड हीलिंग के रिगार्डिंग है। इस चीज को पे फोकस करना जरूरी है। एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट, ठीक है, बार बार इस पे फोकस करवाता हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी भी गलत करते हैं। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में बहुत फर्क है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट दिया तो यहाँ पे पूरा उल्टा आंसर हो गया। ये सारे के सारे वुंड हीलिंग से रिगार्डिंग है, एक को छोड़ के। तो इनमें से कौन सा साइन, कौन सा ऑप्शन है जो वुंड हीलिंग से रिगार्डिंग नहीं है? तो वो होगा यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, bathing to shock abdomen is preferred. Option D is correct. Question number 14. A child present to the emergency department with complaints of chest pain on exertion, shortness of breath, and dizziness. Up on examination, the nurse notes palpitation and systolic injection murmur at the right upper sternal border. Skin color is normal. What does the nurse suspect? Option A tetralogy of float, option B tricuspid atresia, option C aortic stenosis, option D patent ductus। एक चाइल्ड है जो प्रेजेंट है अपने पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, ठीक है, कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन ऑन द exertion of shortness of breath and dizziness। अक्सर एग्जामिनेशन में पाया, नर्स ने पाया कि पाल्पिशन एंड सिस्टोलिक, क्या है, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर एट द राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर। स्किन कलर है वो नॉर्मल है, ठीक है। इसमें नर्स क्या सस्पेक्ट कर सकती है? ये वाले सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर है, यहाँ पे नर्स क्या सस्पेक्ट कर सकती है, ये पूछा इसमें। बताइए नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? ऐसी कंडीशन में नर्स क्या सस्पेक्ट कर सकती है? बताइए क्या सस्पेक्ट करेंगे ऐसे वाले कंडीशन में, नर्स है क्या सस्पेक्ट करेगी? देखिए ऐसे वाले कंडीशन में आउटिक स्टेनोसिस सस्पेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। A nurse has just started total parental nutrition TPN1 as presented for a patient with several dysphagia and very low prealbumin level. What should the nurse assess in 1 to 2 hours? ऑप्शन देखिए, ए ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी ऑटो सेचुरेशन, ऑप्शन सी वेट, ऑप्शन डी लिव। ये लीवर है, ओके, मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे लीवर है ये। एक नर्स है जस्ट स्टार्टेड टोटल पेरेंटल यूनिट टीपीएन इसको स्टार्ट किया है एंड प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट सीवियर डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया वेरी लो प्री एल्बुमिन लेवल है। तो व्हाट शुड द नर्स असेस इन 1 or 2 आवर? 1 से 2 घंटे में नर्स क्या चेक करेगी, इसमें पूछा है। टीपीएन चल रहा है पेशेंट को, टीपीएन चल रहा है तो 1 से 2 घंटे में क्या असेस करेगी नर्स ने? टीपीएन चल रहा है तो टीपीएन में क्या चीज बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बताइए। टीपीएन चल रहा है तो टीपीएन में कौन सी चीज बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं? क्या बढ़ सकता है टीपीएन में? टीपीएन चल रहा है तो देखिए ऐसे वाले कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे 1 to 2 आवर्स में क्या चेक करेंगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। The mother of an 11-month-old reports that her does not seem to be in any pain, but his test appears to be linger in the evening hours. Then in the morning, the nurse is light through the sac and find a bilateral fluid scrotum। ऑप्शन देखिए, ए ट्वाइस डेली मसाज, 4
रीअब्जॉर्प्शन ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशन अंटिल 2 years of age ऑप्शन सी, पोजीशन बेबी प्रोन वाइल स्लीपिंग ऑप्शन डी, रेफरल फॉर सर्जिकल रिपेयर। एक मदर है जो 11 month ओल्ड चाइल्ड के साथ रिपोर्ट करती है, डज नॉट सीम्स एनी पेन, इनकी कोई पेन नहीं है, टेस्ट अपीयर्स, लेकिन उसका टेस्ट है वो अपीयर्स लीगल इन इवनिंग आवर्स देन मॉर्निंग आवर्स। ठीक है, लाइट थ्रो द सेक्स एंड फाइनल बाइलेटरल फ्लूइड स्टोटम। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशन अंटिल 2 years ऑफ एज। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद ए डायग्नोसिस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड pneumonia. The plan of care includes nebulizer treatment and chest physiotherapy. The nurse should perform chest physiotherapy. Option देखिए, A, intermittently during the nebulizer treatment. Option B, continuously during the nebulizer treatment. Option C, prior to the nebulizer treatment. Option D, after the nebulizer treatment. एक नर्स है, केयर कर रही है एक चाइल्ड को जिसको डायग्नोसिस हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड न्यूमोनिया। उसको नेबुलाइजर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एंड साथ में चेस्ट थेरेपी। तो इसमें पूछा कि चेस्ट थेरेपी कब देंगे, कब चेस्ट थेरेपी देनी चाहिए, व्हेन वी गिव द चेस्ट थेरेपी। ठीक है, ये नेबुलाइजर चल रहा है प्लस चेस्ट थेरेपी चल रहा है, तो उनमें से सबसे पहले हम क्या देंगे, ये पूछा है इसमें कि पहले चेस्ट थेरेपी देंगे बाद में नेबुलाइजर करवाएंगे, पहले नेबुलाइजर करवा के चेस्ट थेरेपी देंगे, या दोनों साथ में करेंगे, क्या करेंगे, ये पूछा है। ऐसे वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में मैं। देखिए, सबसे पहले हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी है तभी इफेक्टिव होगी जब चेस्ट क्लियर होगा, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो सबसे उस चेस्ट फिजियोथेरेपी देने से पहले हम उसको नेबुलाइजर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आफ्टर द नेबुलाइजर ट्रीटमेंट। नेबुलाइजर देंगे तो एयरवे है उसका क्लियर हो जाएगा, उस कंडीशन में जो चेस्ट थेरेपी देंगे वो मोर इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए 40-year-old patient in the male psychiatric ward aggressively complained of the negligence of hospital staff, low quality of the food and discomfort during hospitalization. The charge nurse patiently listened to him and discussed with him how each of his complaints could be handled. What is the best description of the nurse action? ऑप्शन देखिए, ए, promoting patient autonomy. Option B, demonstrating sympathy. Option C, ensuring patient support. Option D, showing concerns. एक 41 ईयर ओल्ड पेशेंट है, मेल है, जो साइकेट्रिक वार्ड में वो अग्रेसिवली है, कंप्लेंट्स ऑफ द नेग्लिजेंस है उसका, किसका, हॉस्पिटल स्टाफ को नेग्लिजेंस कर रहा है। ठीक है, अग्रेसिव है पेशेंट एंड लो क्वालिटी ऑफ फूड है एंड डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है जब से वो हॉस्पिटल आया है या हॉस्पिटल में रह रहा है, तब वो डिस्कम्फर्ट ही फील कर रहा है। ये सारी चीजें आ रही है हॉस्पिटलाइजेशन में। जो चार्ज नर्स है वो उसकी सारी बातें सुनती है, केयरफुली सुनती है एंड डिस्कस विद हिम टू हाउ टू ईच कंप्लेंट्स इज हैंडल, केस तुम्हारी सारी की सारी कंप्लेंट्स है वो हैंडल की जाएंगी। ये सारी चीजें उसको उसके साथ डिस्कस कर रही है। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस नर्स एक्शन। यहाँ पे इंचार्ज नर्स के एक्शन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो इंचार्ज नर्स जो उसके साथ जो डिस्कस कर रही है उसको वहां पे इंचार्ज नर्स के एक्शन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आप क्या बोलेंगे ऐसे वाले एक्शन को, कि उसकी सारी चीजें सुन रही है, उसके वो बोल रही है कि उसके साथ डिस्कस कर रही है कि उसकी सारी कंप्लेंट्स हैं वो हम उसको हैंडल करेंगे या सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, केयरफुली उसको बात सारी सुन रही है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि उसके साथ डिस्कस कर रही है, साथ में उसके कंप्लेंट्स के बारे में क्लियर करने के लिए बोल रही है। ठीक है, तो ये वाले हो गए कि उसके साथ कंसर्न शो कर रही है कि हम आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, उसको कंसर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
D. Showing concern. Okay. Next question, 19 number. A nurse is caring for an 8-year-old male with cystic fibrosis based on the nurse's understanding of the disease. What nursing intervention should the nurse expect to perform? ऑप्शन देखिए, ए एडमिनिस्टर a pancreatic enzyme with each meal. Option B, discourage coughing after postural drainage. Option C, restrict sodium and fluid intake. Option D, give antidiarrheal medications. एक नर्स है, केयर कर रही है पेशेंट की, 8-year-old मेल पेशेंट है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, 8-year-old है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज, कि इस डिजीज को समझते हुए नर्स है, इंटरवेंशन द नर्स एक्सपेक्ट द, क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या परफॉर्म है वो, परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्ट करेगी, ये पूछा। इस इंटरवेंशन को, नर्सिंग इंटरवेंशन को देखिए, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, यहाँ पे एक्सपेक्ट पूछा है ना, नॉट एक्सेप्ट। ओके, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट, इसको ध्यान में रखना, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। तो किस चीज को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद लगा सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस नर्सिंग डायग्नोसिस के साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एडमिनिस्टर पैंक्रियाटिक एंजाइम विद ईच मील के साथ पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो एडमिनिस्टर किए जा सकते। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 65-year-old woman who was diagnosed with hypothyroidism at the age of 45 is brought to the clinic by ambulance. On arrival, she had a severely decreased level of consciousness. Her breathing is shallow and irregular. The skin is cool, dry, pale. There is generalized non-pitting edema if all extremities and the face. Blood pressure is 70/40. Heart rate is 60 per minute. Respiration 12 per minute. Body temperature 35.5 degrees centigrade. Tympani. What is the most appropriate method to rewarm this patient? Option देखिए, A. Cover the patient with hospital blankets. Option B. Apply heat patch to the head and neck. Option C. Warm intravenous venous isotonic fluids. Option D. Place the patient in a warm bath. 65-year-old पेशेंट है जिसको डायग्नोसिस हुआ है हाइपोथायरॉइडिज्म, डायग्नोसिस हुआ है जब से वो 45 का था। वो क्लिनिक में बाई एम्बुलेंस आया, ठीक है। अराइवल के टाइम पे उसको सीवियर डिक्रीज ऑफ, ये फोकस करने वाली चीज है, कॉन्शियसनेस डिक्रीज है, उसको सीवियरली कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज है, कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, बहुत कम कॉन्शियसनेस है। ब्रीथिंग है वो स्लो है एंड इरेगुलर है। स्किन है वो कूल है, ड्राई है एंड पेले है। जनरलाइज नोट पिटिंग एडिमा, ठीक है, इफ ऑल द एक्सट्रीमिटी फेस पे। बीपी है 70 बीपी लो आ रहा है, 70/80 आ रहा है। हार्ट रेट 60 आ रहा है एंड टेम्परेचर यहाँ पे देखेंगे 35.5 दिया हुआ है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट रीवॉर्म करना है, ठीक है ना, पेशेंट को रीवॉर्म करना है। रीवॉर्म कैसे करेंगे, अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा यूज करेंगे रीवॉर्म करने के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, रीवॉर्म करना है। ये मैंने एक चीज बोली है, सीवियरली डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस है लेवल है वो डिक्रीज है, ये चीज भी फोकस करने वाली, ठीक है। यहाँ पे आंसर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा पेशेंट को रीवॉर्म करने का, गर्म करने का या बॉडी को हीट करने का, क्योंकि 35.5 टेम्परेचर है तो उसको ये क्या होगा, हाइपोथर्मिया के अंदर, ठीक है। हाइपोथर्मिया पेशेंट है तो इसको हाइपोथर्मिया है, तो ऐसे वाले को रीवॉर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उसको। तो कैसे बढ़ाएंगे,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, वार्म इंट्रावेनस इंट्रोमेट्रिक फ्लूइड। यदि पेशेंट है वो फुल्ली कॉन्शियस होता, फुल्ली कॉन्शियस होता और वो फील करता, लाइक वो खुद से कूल फील करता, या उसको शिवरिंग होती, कूल फील होता है या शिवरिंग होती है उसको, तो ऐसे वाले कंडीशन में हम उसको जो हॉस्पिटल ब्लैंकेट है उससे कवर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट है कॉन्शियस है, यानी कि बहुत कम कॉन्शियस है, कोई कंप्लेन नहीं है कि वो फील कर रहा है, शिवरिंग वगैरह हो रही है उसको। ठीक है, ऐसे वाले कंडीशन में अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क जैसा कि हर वीडियो के एंड में होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रोसेस करवानी है ऑल ओवर गल्फ के लिए, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी एग्जाम बुकिंग करवानी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी को मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, और कम से कम प्राइस में क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, गारंटेड क्रैश कोर्स। ठीक है, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तो बने रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।